हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा प्लानिंग चैप्टर चल रहा है हमारा, ठीक है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना इस चैप्टर का, ये वाला जो पोर्शन है टाइप्स ऑफ प्लान्स, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस बार की एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए। क्योंकि क्या हुआ ना, लास्ट 2 साल से ये टॉपिक डिलीटेड था, ठीक है। इस बार वापस से सीबीएसई ने इस टॉपिक को री इंक्लूड कर दिया है सिलेबस के अंदर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस एरिया से इस बार एक ना एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ प्लान? सबसे पहले प्लान का मतलब देख रहे हैं अपन। क्या होता है प्लान का मतलब? इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। तो प्लान क्या होता है सर? एक डॉक्यूमेंट है। आपको कोई गोल अचीव करना है, आपको किसी पॉइंट पे पहुंचना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप कुछ पेपर वर्क करोगे, एक प्रोसीजर बनाओगे कि क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, स्टेप्स डिसाइड करोगे, व्हाट ऑल स्टेप्स यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू रीच दैट पर्टिकुलर गोल। तो वो गोल को अचीव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं ना, वो डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाते हैं सर? प्लान्स कहलाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं अपन? प्लान। तो प्लान अपन बोल सकते हैं कि हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमिन करता है कि फ्यूचर में हमको क्या क्या काम करना है। प्लान का अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखें तो 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, ठीक है। ब्रॉड कैटेगरीज क्या होती है प्लान्स की? एक होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान होते हैं, ठीक है। सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं? नाम से ही क्लियर है, नाम से समझ आ रहा है सर। सिंगल यूज है मतलब एक बार यूज किया उसके बाद उसका कोई काम बचना नहीं है। तो अगर कोई कंपनी है, सपोज आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपको एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनानी है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो उससे रिलेटेड आप प्लानिंग करोगे कि सर कितना खर्चा आने वाला है, बजट बनाओगे, कितना टाइम लगने वाला है, कितने लेबर लगेंगे इस बिल्डिंग में काम करने के लिए, कितना मटेरियल लगेगा। तो ये सब प्लानिंग जो आप कर रहे हो वो क्या होगी? उस बिल्डिंग से रिलेटेड होगी। अब सपोज बिल्डिंग बनाने के बाद आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिला रोड बनाने का, ठीक है, कि रोड्स बनानी है आपको। तो क्या बिल्डिंग वाला प्लान आप रोड में कॉपी पेस्ट कर दोगे क्या? नॉट पॉसिबल ना सर। बिल्डिंग अलग चीज है, अलग प्रोजेक्ट है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होगी। रोड बनाने तो अलग है। डैम बनाने का प्रोजेक्ट मिला तो उसमें क्या होगा? फिर आप रोड वाला कॉपी पेस्ट करोगे? नॉट पॉसिबल ना सर। डैम के लिए अलग प्रोजेक्ट, अलग प्लान बनाना पड़ेगा। तो सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं? अलग अलग स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं। जैसी जो सिचुएशन आ रही है आपके सामने, उससे रिलेटेड आप प्लानिंग कर रहे हो सिंगल यूज प्लान, ठीक है। इसका जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, बिल्डिंग का काम हो गया, तो बिल्डिंग का प्लान आप कोई काम करनी है, उसको आप फाड़ के डस्टबिन में फेंक सकते हो। तो वही है, दे आर डिस्कार्डेड आफ्टर द यूज, आफ्टर द प्रोजेक्ट इज ओवर। तो देखो क्या क्या लिखा सिंगल यूज प्लान के फीचर्स। यूज ओनली वंस, एक ही बार यूज करेंगे इसको, वो सिचुएशन खत्म हुई उसके बाद उसका कोई काम नहीं बचेगा। दूसरा, प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक सिचुएशन। ये अलग अलग सिचुएशन के लिए ही बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सिचुएशन आ रहा है, जैसा प्रोजेक्ट आ रहा है आपके पास, फैक्ट्री सेटअप करना है तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए अलग प्लान बनाओगे। आपको अगर कॉर्पोरेट ऑफिस सेटअप करना है, ठीक है, पूरी बिल्डिंग में आपको ऑफिस बनाना है, उसके लिए प्लान अलग बनाओगे। ब्रांच कोई सेटअप करना है किसी शहर में तो उसके लिए प्लान अलग बनाओगे। तो अलग अलग जैसी सिचुएशन आएगी वैसे वैसे आप प्लानिंग करोगे। तीसरा, डिस्कार्डेड व्हेन सिचुएशन इज ओवर। जैसी वो सिचुएशन खत्म हो जाएगी तो उसका कोई काम बचने वाला नहीं, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल है सब, ठीक है। न्यू प्लान फॉर न्यू सिचुएशन एवरी टाइम। हर बार आपको क्या बनाना पड़ेगा? नई सिचुएशन के लिए नया प्लान बनाना पड़ेगा। बार बार इसको अपन रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन की अलग अलग ही प्लानिंग होती है। अगर कॉपी पेस्ट कर दूंगा ना मैं बिल्डिंग का प्लान, अगर मैं डैम में लगा दूंगा तो भैया ना डैम बन पाएगा, ना कंप्लीट हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा डैम का काम, ठीक है। पूरा का पूरा मेरा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट, दोनों सिचुएशंस क्या है? अलग अलग है। तो हर सिचुएशन के लिए आपको बार बार नया प्लान बनाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा क्या हो गया? आपके सिंगल यूज प्लान्स हो गए। सिंगल यूज प्लान्स के कुछ एग्जांपल है। बजट, सपोज एग्जांपल आप बजट बनाते हो अलग अलग सिचुएशन के लिए, तो बिल्डिंग में अलग पैसा लगेगा, ठीक है, डैम बनाने में अलग पैसे लगेंगे। कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट बनाने हैं 2-3 टाइप के, तो एक प्रोडक्ट में ज्यादा पैसे लग सकते हैं, एक प्रोडक्ट में कम पैसे लग सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में बजट अलग अलग बनेगा। प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्रोग्राम भी इसका एग्जांपल है। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आप अलग अलग प्रोग्राम बनाते हो कि कैसे कैसे आपको काम करना है, क्या स्टेप्स आपको लेनी है, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा डिटेल प्रोग्राम बनाना पड़ता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा देख रहे हैं अपन स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान अब क्या होते हैं? इसका अपोजिट। सिंगल यूज मतलब एक बार यूज करने वाले थे कि एक बार प्रोजेक्ट में यूज किया अपन ने, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए दूसरा बनाना पड़ेगा। स्टैंडिंग प्लान ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं सर? जो चेंज होते जाते हैं, जो चेंज नहीं होते, सॉरी, ठीक है, जो क्या होते हैं? रिकरिंग नेचर के होते हैं। आपने एक बार बना दिया उसके बाद आप जीवन भर, ठीक है, जीवन भर तो नहीं बोल सकते, ठीक है, जब तक लाइफ टाइम है कंपनी की, तो उसमें ज्यादा चेंजेस लाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। रूल्स जैसे एग्जांपल है इसका, क्या एग्जांपल है इसका? रूल्स, पॉलिसीज बना दी आपने कंपनी से रिलेटेड, कोई प्रोसीजर बना दिया किसी काम को करने का फैक्ट्री के अंदर, एक्सेट्रा।
तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स। एक बार आप रूल बना दिए अपने कंपनी के अंदर, रूल्स किसके लिए बनाते हैं? एम्प्लॉइज के लिए बनाते हैं कि एम्प्लॉइज क्या एक्शंस कर सकते हैं, क्या एक्शंस नहीं कर सकते। तो अब अगर एक बार रूल्स बना दिए अपने एम्प्लॉइज के लिए तो बार बार उसमें चेंज लाने की जरूरत नहीं। पॉलिसीज बना दी अपने कस्टमर्स के लिए, अब अगर आपने नो क्रेडिट सेल पॉलिसी बना दी, मतलब हम उधारी में सामान नहीं बेचेंगे कस्टमर को, तो वो पॉलिसी बस उसमें ज्यादा चेंजेस लाने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही कस्टमर आपसे आके उधारी मांगेगा आप सीधा बोल दोगे नहीं सर हमारी पॉलिसी में नहीं है ये चीज, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है स्टैंडिंग प्लान के नेचर की, बिकॉज एक बार बनाना पड़ता है इनको, फिर ये लंबे समय तक चली जाती है। इसमें बस थोड़े बहुत अगर आप चाहो तो सिचुएशन के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये नॉर्मली कैसे होते हैं? रिकरिंग प्लान होते हैं, बार बार, ठीक है, रिपीट होते जाते हैं, एक बार में इनका यूज खत्म नहीं होता। दूसरा, दीज आर स्टेबल इन नेचर, नॉर्मली इनमें चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, स्टेबल टाइप के रहते हैं, एक बार बना दिया चलने दो लंबे समय तक। उसके बाद दीज प्लान्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी। ये कैसा काम कर रहे हैं? ये आपके लिए गाइडलाइंस का काम कर रहे हैं कि आप रूल्स को फॉलो करके, पॉलिसीज को फॉलो करके कोई प्रोसीजर बना दिया, काम करने का एक तरीका बना दिया। जैसे स्कूल में एडमिशन लेने का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। स्कूल में जब एडमिशन लेने जाओगे तो सीधा पहले दिन ही जाके क्लास में बैठ जाते हैं क्या अपन? नहीं है ना सर, पहले नीचे एडमिशन फॉर्म लेना पड़ेगा, फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, उसके बाद पैसे फीस जमा करना पड़ेगी, उसके बाद आप यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप क्लास में बैठ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? काम करने का प्रोसीजर हो गया, ठीक है। तो प्रोसीजर एक बार आपने बना दी। हॉस्पिटल जाते हैं अपन, तो हॉस्पिटल में सीधा बेड पे जाके लेट जाते हैं क्या? आईसीयू में नहीं ना, ठीक है। क्या करना पड़ता है अपन को? फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। पहले रिसेप्शन पे जाओगे, डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर अगर बोलेगा आईसीयू में जाने तो आईसीयू में जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो एक बार आपने बना दिया तो आपके लिए गाइडलाइन का काम करेगी, कैसे कैसे काम करना है, तो आप इनके हिसाब से काम कर सकते हो कि हमारा प्रोसीजर कैसा है, तो वही प्रोसीजर चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। तो ये क्या हो गया आपके सर? स्टैंडिंग प्लान्स हो गए। आई होप एकदम समझ में आ गया होगा सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स में क्या डिफरेंस है, दोनों के फीचर्स क्लियर है। अब देख रहे हैं अपन ब्रॉड क्लासिफिकेशन से, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 8 टाइप के प्लान्स होते हैं जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या होते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। बेटा अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा ना तो ठीक है, केस स्टडीज आती है, आपको बोला जाता है आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अबव केस सिनारियो में यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से टाइप ऑफ प्लान की बात हो रही है, एंड देन यू विल हैव टू राइट फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लान, ठीक है। इसलिए अपन एक एक प्लान करके बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि प्लान का मतलब क्या है जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं, और उसके फीचर्स क्या है, बिकॉज फीचर्स आपको एग्जाम में इसके लिखने पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं, द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? द गोल, ठीक है, जहां तक हमको पहुंचना है ना, जिस चीज को हमको अचीव करना है, दैट इज रिफर्ड टू एज ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? सपोज सेल को इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रिजेक्शन हो रहे होंगे, सपोज गुड्स वापस आ रहे हैं, रिजेक्शन को रिड्यूस करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अपन बोल सकते हैं द गोल, जिस गोल तक हमको पहुंचना है वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव। जैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमको बढ़िया मार्क्स लाने एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड आप क्या करोगे? प्लानिंग स्टार्ट करोगे, स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाओगे। तो सेकंड क्या लिखा है देखो? स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है? जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जाता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेजी। तो पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बातें लिखी है कि ऑब्जेक्टिव आपका कैसा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। कैसा होना चाहिए सर? स्मार्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। एस का मतलब स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको आप, ठीक है, पता चले कि हाँ ये गोल है हमारा। ऐसा नहीं कि माइंड में, ठीक है, क्लैरिटी नहीं आ रही है आपके कि आप सेल इंक्रीज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। स्पेसिफिक है, अगर सेल इंक्रीज करना है तो सेल इंक्रीज करना ही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा मेजरेबल होना चाहिए। अब आप बोल रहे हो सेल इंक्रीज करना है, तो इसको आप मेजर थोड़ी ना कर पा रहे हो, कितने अमाउंट से इंक्रीज करना है, क्या परसेंटेज से इंक्रीज करना है। आप बोल रहे हो कि बढ़िया प्रॉफिट कमाने हैं हमको कंपनी को, ठीक है, तो इसमें आप मेजर थोड़ी ना कर पा रहे हो। बढ़िया प्रॉफिट तो किसी के लिए, ठीक है, 10,000 रुपए भी बढ़िया प्रॉफिट है छोटे बिजनेस के लिए, बड़े बिजनेस के लिए 1,000 रुपए, 1,000 करोड़ भी कम प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपको मेजर करना पड़ेगा ना सर कि आपके लिए अच्छा प्रॉफिट कौन सा है जो आप इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया? मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा अचीवेबल होना चाहिए, मतलब रियलिस्टिक टाइप का बनो। ऐसा नहीं कि आप बोलो मेरे को $1 बिलियन प्रॉफिट कमाना है एक साल के अंदर, ठीक है, अभी अभी कंपनी चालू की और बोल रहे हो $1 बिलियन प्रॉफिट कमाना है एक साल में। तो ऐसा बनाओ कि जो अचीवेबल हो, जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जिसको अचीव करना पॉसिबल हो, ठीक है।
उसके बाद आप बोल रहे हो सपोज ठीक है एग्जाम में बोलो कि मेरे को 105% लाने हैं 12th में, बताओ अचीवेबल है क्या? नहीं है अचीवेबल, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज को करना। तो अचीवेबल मतलब बिल्कुल जो चीज अपन प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेलिवेंट, मतलब आपकी कंपनी के हिसाब से होना चाहिए। इट शुड बी रेलिवेंट टू द सिचुएशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट यू आर डीलिंग विद। और लास्ट है कैसा होना चाहिए सर? टाइम बाउंड होना चाहिए, एक टाइम का एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। तुम बोल रहे हो कि प्रॉफिट बढ़ाना है मेरे को कंपनी का, और फिर तुमने टाइम ही नहीं सोचा कि कितने टाइम में बढ़ाना है। अब वो 1 साल में भी बढ़ सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में भी बढ़ सकता है। तो जब तक टाइम का एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा ना, तब तक क्या करेंगे अपन प्लान्स को प्रोक्रास्टिनेट करेंगे, मतलब चीजों को टालते जाएंगे। इसलिए टाइम बाउंड होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव कि हमको प्रॉफिट बढ़ाना है 1 साल के अंदर। इस साल जो हमारी बैलेंस शीट बनेगी, P&L अकाउंट बनेंगे, उसमें हमारा अच्छा प्रॉफिट दिखना चाहिए। इस साल के एंड तक हमारी सेल्स अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो जब टाइम बाउंड हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, तो वो अचीव करने के लिए आप पूरा दिन रात उसमें मेहनत कर सकते हो। फीचर्स क्या क्या है ऑब्जेक्टिव्स के? व्हाट आर द फीचर्स? सबसे पहला डिटरमिन व्हाट इज टू बी डन, आपको डिटरमिन करना है कि क्या काम हमको करना है, तो गोल पहले क्लियर होना चाहिए। दूसरा इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का एंड रिजल्ट है। अगर गोल अचीव हो गया मतलब प्लान आपका अच्छा है, ठीक है। मार्क्स तुमने सोचे थे अच्छे आने चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए कि हमारे मार्क्स 95% प्लस मार्क्स चाहिए 12th के अंदर, ठीक है। तुमने क्या कर लिया? अपना गोल डिसाइड कर लिया। अब उस गोल के हिसाब से प्लानिंग करोगे, तो जो प्लानिंग होगी तुम्हारा, उसका एंड रिजल्ट क्या है? उस गोल को अचीव करना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एंड रिजल्ट होते हैं प्लानिंग के। नेक्स्ट है ऑल एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया, तो आपकी जो सारी एक्टिविटीज है, सपोज कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया कि इस साल के एंड तक 20% से सेल बढ़ाना है। क्या करना है सर? 20% सेल बढ़ाना है। तो जितने भी लोग हैं वो उस चीज में भिड़ जाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे। सेल्स टीम एकदम अपनी मेहनत करना चालू कर देगी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचने में। प्रोडक्शन टीम अपनी मेहनत चालू कर देगी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने में। तो सबकी जो एक्टिविटीज है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड हो जाएगी? आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है सर्विस गाइड्स फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। तो जो भी बिजनेस की प्लानिंग होगी वो किसको ध्यान में रख के होगी? ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के, कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, ये पर्टिकुलर गोल है, इसको अचीव करना है, तो प्लानिंग पूरी उसी की तरफ डायरेक्टेड होगी, ठीक है। डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, इससे आपका पता चलेगा कि फ्यूचर कैसे होने वाला है। इफ यू आर एबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। अगर आप गोल्स को मीट कर रहे हो, गोल्स को अचीव कर रहे हो, अगर गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, कंसिस्टेंटली यू आर फेलिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, तो आपका फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स फिर अच्छा नहीं होने वाला सर, फिर कंपनी आपकी बढ़िया नहीं चल रही है, ठीक है। और लास्ट है यूजुअली सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। यूजुअली जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, वो कौन बनाता है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है, ठीक है। टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन आता है, सीईओ, सीएफओ वगैरह, ठीक है। ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके आते हैं। सेकंड देख रहे हैं स्ट्रेटेजी। अब आपने ऑब्जेक्टिव तो बना लिया कि सेल्स को इंक्रीज करना है 20% से, तो अब उसके लिए क्या बनाने पड़ेगा? सारी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। कि व्हाट आप क्या देखोगे? सेल्स इंक्रीज करना है तो देखोगे कि सर कॉम्पिटिटर की क्या पोजीशन है, कॉम्पिटिटर का क्या मार्केट शेयर है, क्या पॉसिबल है क्या उस मार्केट शेयर को ब्रेक करना, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कन्विंस करना पॉसिबल है क्या। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ना सर क्या करना पड़ेगा? बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करना पड़ेगा। आपकी जो बिजनेस एनवायरमेंट है ना, उसको पूरा का पूरा आपको स्कैन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक स्ट्रेटेजी बनेगी कि हाँ चलो ये जो स्ट्रेटेजी हमने बनाया है अब ये हेल्प करेगी हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। तो अपन बोल सकते हैं स्ट्रेटेजी हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। देखो वही बात लिखिए कि स्ट्रेटेजी क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल प्लान है जो आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल। तो नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स भी टॉप लेवल बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी भी कौन बनाएगा? टॉप लेवल बनाएगा। फीचर्स क्या क्या है स्ट्रेटेजी के? इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस। तो ये ब्लूप्रिंट है बिजनेस का, मतलब स्ट्रेटेजी जैसी बनेगी ना उसके दायरे में बिजनेस चलने वाला है आपका। तो स्ट्रेटेजी के थ्रू अपन क्या करेंगे? सारी स्टेप्स बनाएंगे जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करेगी। दूसरा इट इज इन्फ्लुएंस बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। स्ट्रेटेजी जो है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? बिजनेस एनवायरनमेंट से। तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी बदलनी पड़ेगी सर। पहले आपने प्रेडिक्ट किए थे कि डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को आप एनालाइज कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपने सोचे कि हम सेल बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अब डिमांड कम होते जा रही है, तो क्या अभी भी सेल बढ़ाने की सोचोगे और प्रोडक्शन बढ़ाने की सोचोगे क्या? नहीं, अब प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। या फिर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो, आपको पता चला कि कॉम्पिटिटर ने अपने प्राइसेस कम कर दिए सर, तो कॉम्पिटिटर ने प्राइसेस कम कर दिए तो कस्टमर्स तो उसकी तरफ जाने लगेंगे, तो आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल के क्या करना पड़ेगा? अपने प्राइस भी कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये किससे इन्फ्लुएंस होती है? बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट स्कैन नहीं करोगे ना तो आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी, कोई काम की नहीं रहेगी। इट डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। तो इससे हमारा फ्यूचर का डिसीजन मेकिंग पता चलेगा कि क्या क्या डिसीजन हमको फ्यूचर में लेने हैं, वो सब हमारी स्ट्रेटेजी बताती है हमको।
उसका इट प्रोवाइड्स ब्रॉड कंटूर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर पता चलता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है दैट मींस उसकी स्ट्रेटेजीज बहुत अच्छी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अनसक्सेसफुल है, ठीक है, उतना ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रही है, प्रॉफिट डिप होते जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कम होते जा रहे हैं, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। तो स्ट्रेटेजी से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है कि कैसा काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। स्ट्रेटेजीज यूजुअली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जितनी आपकी साउंड स्ट्रेटेजी होगी, जितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी, आपकी रेपुटेशन, आपकी गुडविल इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर होगी, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस आपकी स्ट्रेटेजी से रिफ्लेक्ट करेगा सर, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी बढ़िया बना रहे हो तो प्रॉफिट्स अच्छे होंगे, प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज होगी एंड दस योर गुडविल एंड रेपुटेशन विल आल्सो इंक्रीज इन द मार्केट। लास्ट है इट इंक्लूड्स डिसीजंस लाइक, कैसे कैसे डिसीजन आते हैं, दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। वेदर टू कंटिन्यू इन द सेम बिजनेस, आप एक डिसीजन ले रहे हो यार, जो बिजनेस कर रहे हैं क्या हमको उसमें लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहिए क्या, या फिर और कुछ लाइन ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दें। जैसे आईटीसी का एग्जांपल ले लो, आईटीसी तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था टोबैको बिजनेस के अंदर, ठीक है, सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है आईटीसी, तो उसको क्या जरूरत पड़ी एफएमसीजी सेक्टर में आने की, स्टेशनरी सेक्टर में आने की, होटलिंग इंडस्ट्री में आने की, ठीक है। तो ये डिसीजन जो आते हैं ना, ये आपके स्ट्रेटेजी के अंदर आप लेते हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं आपके, कि क्या हम सेम बिजनेस में कंटिन्यू करें या फिर हम डाइवर्सिफाई करें, नए नए प्रोडक्ट्स और इंट्रोड्यूस करें। तो वही हो गया वेदर टू इंट्रोड्यूस न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। तो ये जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना, जो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो बिल्कुल डिटेल में अपन ने ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजीज कंप्लीट किया। तीसरा देखिए, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं अपन पॉलिसीज, ठीक है बेटा। पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पांस टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें बार बार, ठीक है, पूछना पड़ेगा आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट से कि सर कैसा करें, कस्टमर बोल रहा है, ठीक है, कस्टमर बोल रहा है कि उधारी दे दो, तो उसको दें कि ना दें। तो टॉप मैनेजमेंट एक ही बार क्या बना सकती है, एक पॉलिसी बना सकती है। सपोज टॉप मैनेजमेंट ने बना दिया नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, इसका मतलब चाहे कस्टमर जितना भी हाथ जोड़े आपके सामने, आपको उसको उधारी सामान नहीं देना। सपोज एक कंपनी ने पॉलिसी बना दी नो रिटर्न पॉलिसी, कि एक बार बेचा हुआ सामान हम वापस नहीं खरीदेंगे, चाहे जो भी दिक्कत है, कस्टमर को चेक करके लेके जाना पड़ेगा। तो अगर ठीक है ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाओगे तो एक जनरल रिस्पॉन्स हो गया कि जब जब कस्टमर आपके दरवाजे पे आएगा और आपको रिक्वेस्ट करेगा ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो सीधा उसको क्या चिपका देंगे, अपन पॉलिसी बता देंगे कि नहीं सर हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है, ये काम आपका हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो पॉलिसी क्या हो गई, इट इज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पांस, ठीक है, डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पांस टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इट इज ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगी तो अपन पॉलिसी बनाते जाएंगे उससे रिलेटेड, और एक बार पॉलिसी बन गई तो वो स्टैंडिंग प्लान हो गया, लंबे समय तक चलती रहेगी। फिर जो भी कस्टमर आ जाए, ऐसा थोड़ी ना एक्सेप्शन है कि किसी कस्टमर को क्रेडिट में दे देते हैं, किसी को क्रेडिट में नहीं देते, ये काम नहीं चल रहा है, ठीक है। नो क्रेडिट सेल पॉलिसी बना दिया, मतलब किसी को भी अपन उधारी में सामान नहीं बेचेंगे। फीचर्स क्या क्या होगा, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, जो आपकी पॉलिसी होगी वो किस पे बेस्ड होगी, ऑब्जेक्टिव्स पे। जैसा आपको ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, वैसे आप पॉलिसी बनाओगे उससे रिलेटेड। दूसरा, गाइड्स मैनेजर टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटेजी, मैनेजर्स को इससे हेल्प मिल रही है पॉलिसीज से। अब जैसी ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि हमको कैसे काम करना है कैसे नहीं। तो सारे प्लान जो होते हैं ना वो इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। अगर पॉलिसी बना ली हो आपने कोई भी नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, तो उससे उसके हिसाब से फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब क्रेडिट में सामान नहीं बेच रहे हैं तो फिर सेल बढ़ानी है, तो सेल बढ़ानी है तो कस्टमर को क्या ऑफर्स देने पड़ेंगे, क्या डिस्काउंट देने पड़ेंगे, तो वैसी क्या रहेगी आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी, ताकि उधारी ना देते हुए भी कस्टमर आपसे सामान खरीदे, ठीक है। तो वैसे करके अपन क्या बनाएंगे, फिर स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, मैनेजर को हेल्प मिलेगी स्ट्रेटेजी बनाने में, ठीक है, पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इट इज ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम, ये ऊपर ही डिस्कस किया अपन ने कि ऑर्गेनाइजेशन का खुद का वे है, ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग पॉलिसी होती है, कई लोग बेचते हैं सामान क्रेडिट में, कई लोग नहीं बेचते, कई लोग रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते, ठीक है। तो सबकी अलग अलग पॉलिसीज रहेगी। इट डिफाइंस ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन व्हिच अ मैनेजर में फंक्शन, तो मैनेजर के लिए बेसिकली एक बना दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि सारे एम्प्लॉइज के लिए आपने बना के रख दी पॉलिसीज, तो उनको एक लिमिट पता चलेगी ना कि इस लिमिट से बाहर जाके अपन काम नहीं कर सकते। अगर कस्टमर कोई पहचान वाला भी आ गया बोल रहा है भाई दे दो उधारी में सामान, क्रेडिट में दे दो, तो हम उसको मना कर देंगे कि हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। तो उनके लिए एक फ्रेमवर्क रेडी हो गया कि इस दायरे में रह के उनको काम करना है। तो बहुत सिंपल है पॉलिसीज, इजीली आपको इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, प्रोसीजर्स।
प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है तो आपने प्रोसीजर बना दिए। पेन बन रहा है सपोज फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, मार्कर पेन बन रहा है, तो आपने बोले कि पहले रॉ मटेरियल आएगा स्टोर डिपार्टमेंट से फैक्ट्री के अंदर, तो प्लास्टिक आया, सब रॉ मटेरियल आया, उसको अपन पहली मशीन में डाल के उसकी शीट बना लेंगे प्लास्टिक की, फिर उसको सेकंड मशीन में डालेंगे तो वो रोल करके क्या बन जाएगा? इसका मोल्ड बन जाएगा मार्कर का। उसके बाद एक और तीसरी मशीन में जाएगा तो ये कैप रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या करेंगे? एक और मशीन में जाएगा तो अंदर इसकी रिफिल चली जाएगी, ठीक है। ऐसा करके आपने पूरी स्टेप्स बना दिए। अब स्टेप्स को आप ब्रेक कर सकते हो क्या? कि प्लास्टिक आया और सीधा रिफिल होने चले गया, तो सर प्लास्टिक का अगर मोल्ड ही नहीं बना तो रिफिल किस में डालेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो ये मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज प्रोसीजर। जैसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले स्कूल में एडमिशन लेने का प्रोसीजर डिस्कस किए थे कि सीधा क्लास में जाके बैठ सकते हो क्या पहले दिन से? नॉट पॉसिबल। पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्लास में जाके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है? दीज आर रिक्वायर्ड स्टेप्स एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस। शुरू में ही बना दिए जाते हैं, एडवांस में ही सेट कर दिए जाते हैं कि दीज आर द स्टेप्स, ठीक है, ये सब स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन। तो जो काम होगा बिल्कुल किसके हिसाब से होगा सर? प्रोसीजर के हिसाब से होगा। फीचर्स क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। तो एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो आपको हेल्प करेगा। जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली। प्रोसीजर किसके लिए होते हैं सर? इनसाइडर, जो अंदर लोग काम कर रहे हैं ना कंपनी के अंदर, उनके लिए प्रोसीजर बनाए जाते हैं कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है, तब जाके आपका काम क्या होगा? कंप्लीट होगा। मोस्टली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में चलने वाला है। और लास्ट है एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी डन। प्रोसीजर क्या है? एक एग्जैक्ट तरीका है, एक एग्जैक्ट मैनर है जिसमें आपको किसी भी काम को कंप्लीट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एकदम सिंपल है। पॉलिसी और प्रोसीजर में बिल्कुल भी ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं जाने वाली है। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बाकी के बचे हुए प्लान। देखिए चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है मेथड्स, ठीक है। मेथड का मतलब क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। कोई भी काम को करने का जो सिस्टमैटिक तरीका होता है ना, जो सिस्टमैटिक वे होता है, दैट इज नोन एज मेथड। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्शन करना है फैक्ट्री के अंदर, तो प्रोडक्शन करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका क्या? कैपिटल इंटेंसिव मेथड। दूसरा हो सकता है लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मेथड क्या होता है? जिसमें अपन मशीन ज्यादा यूज करेंगे। लेबर इंटेंसिव क्या होता है? जिसमें लेबर का ज्यादा यूज होता है, हाथ से चीजें बनाई जाती है, हैंडमेड होती है चीजें, रादर देन यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स। तो ये क्या हो गया? आपके मेथड्स हो गए। तो जो भी आप मेथड चाहो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, आप कोई भी मेथड को प्रेफर कर सकते हो। फिर उस मेथड के बेसिस पे क्या बनाओगे? आप प्रोसीजर बनाओगे। सपोज यू हैव सिलेक्टेड कैपिटल इंटेंसिव मेथड, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड सिलेक्ट करोगे तो प्रोसीजर उस हिसाब से होगा। मशीन्स को देख के बनाएंगे कि पहले कौन सी मशीन में जाएगा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, उसके बाद कौन सी मशीन में जाएगा, फिर क्या होगा उसके साथ, तो प्रोसीजर अलग बनेगा। अगर आप लेबर इंटेंसिव मेथड सिलेक्ट करोगे तो उसके लिए प्रोसीजर अलग बनेगा कि लेबर कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट पे कैसी चीजें जाएंगी, आगे लेबर क्या क्या उसमें एडिशंस करेंगे, ठीक है। तो पहले मेथड डिसाइड किया जाता है, उसके बेसिस पे फिर क्या बनाते हैं? प्रोसीजर्स बनाते हैं। सपोज डेप्रिसिएशन अगर आपको कैलकुलेट करना है, अकाउंट्स के अंदर करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, तो उसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो कंपनी, ठीक है, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उसको सिलेक्ट करेगी फिर कौन सा मेथड करना है अप्लाई अपन को, ठीक है। तो मेथड क्या हो गया? इट कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। फीचर्स क्या क्या? एकदम सिंपल, सिस्टमैटिक वे इन व्हिच अ टास्क हैज टू बी परफॉर्म। तो ऐसा तरीका जिससे आपको जो जो टास्क है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करने हैं, दे आर योर मेथड्स। वो क्या होंगे? अलग अलग मेथड्स होंगे। तो मेथड्स भी एक टाइप से स्टैंडिंग प्लान हो गया। एक बार आपको सेट करना पड़ेगा ये मेथड है जो हमको फॉलो करना है, और फिर उसको आप लंबे समय तक फॉलो कर सकते हो। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव्स टाइम, मनी एंड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। अगर आप राइट मेथड को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप बेस्ट मेथड सिलेक्ट कर रहे हो, तो सर आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, मतलब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप रॉन्ग मेथड चूज करोगे तो हो सकता है आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो जाए, टाइम आपको ज्यादा लगे। लास्ट है मेथड्स वैरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। तो अलग अलग टास्क के लिए जो जो टाइप के आप टास्क कर रहे हो सबके लिए मेथड्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये हो गई बात मेथड्स की। उसके बाद मेथड्स के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं रूल्स। तो रूल्स किसके लिए बनाए जाते हैं सर? रूल्स बनाए जाते हैं
एम्प्लॉयज के लिए। रूल्स डिफाइन द एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करता है कि एम्प्लॉयज क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते। तो एम्प्लॉयज को उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जो भी रूल्स बने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के ऊपर ये बाउंडेशन है कि दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स, ठीक है। तो रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज, क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। देयर इज नो डिस्क्रिशन अलाउड इन रूल्स, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रूल्स ऑप्शनल है कि आपको फॉलो करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो उसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। यू हैव टू ओबे द रूल्स। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे ऑर्गेनाइजेशन में तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स बनाए जाते हैं कई सारे, ठीक है। नो स्मोकिंग का रूल है कि स्मोक नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन में। एक रूल बनता है सपोज, ठीक है, कि मोबाइल फोन्स नहीं चला सकते आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जितने जितने रूल्स बनेंगे, या फिर ब्रेक आप 30 मिनट से ज्यादा का ब्रेक नहीं ले सकते। तो ये सब जो रूल्स बने हुए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एम्प्लॉयज को फॉलो करने पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज फॉलो नहीं करेंगे तो उनको पीनलाइज किया जाएगा, हो सकता है उनकी सैलरी डिडक्ट कर दे, या लंबे समय तक कोई एम्प्लॉय इग्नोर कर रहा है रूल्स को तो उसको जॉब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है, दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट है या जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो कि सर आपको, ठीक है, आप बोल रहे हो एम्प्लॉयज को कि बेटा अगर काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नियम कायदे में रह के काम करना पड़ेगा। दूसरा स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो स्पेसिफाई करता है क्या कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते। तीसरा आर रिजिड, स्ट्रिंजेंट एंड कंपल्सिव इन नेचर। रिजिड होते हैं, स्ट्रिंजेंट मतलब चेंज नहीं होते बार बार, एक बार बना दिया तो एक बार, ठीक है, आपको स्ट्रिक्टली एकदम फॉलो करवाना है उसको। कंपल्सिव है, कंपल्सरली फॉलो करना है, ऑप्शनल नहीं। नेक्स्ट है दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान। तो सबसे सिंपल प्लान है स्टैंडिंग प्लान है। एक बार आपने रूल्स बना लिए, बहुत सारे रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि फॉर्मल कपड़े पहन के आना है, 8 बजे तक ऑफिस आ जाना है, ठीक है, ब्रेक आप इतने देर का ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। तो एन नंबर ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जाओगे तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट आप साइन करोगे उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है। तो वही होते हैं रूल्स जो एम्प्लॉयज के लिए बनाए जाते हैं। अगर आपको ये, ठीक है, मंजूर है ये सब काम करना, इस दायरे में लगे काम करना, तो यू कैन बिकम अवर एम्प्लॉय, अदरवाइज नो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेथड्स ऑफ रूल्स। बस लास्ट दो टाइप्स ऑफ प्लान्स और बचे हैं, वो जल्दी से देख रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा अपन प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। अभी अपन ने चारों डिस्कस किए, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिया सर, पॉलिसी भी पढ़ लिया, प्रोसीजर भी पढ़ लिया और रूल्स भी पढ़ लिया है। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, इन 4 टाइप्स ऑफ प्लान्स का ये कॉम्बिनेशन है। शॉर्ट में याद रखने के लिए OPPR, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स, ठीक है। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम। अब सपोज कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई मॉल बनाना है, कोई ब्रांच ओपन करनी है अपनी, ठीक है, कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो इस नए प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी, ठीक है, प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए अपन को अलग से पॉलिसी भी बनाना पड़ेगा कि क्या पॉलिसी अपन वहां पे अपनाने वाले हैं कस्टमर्स को टैकल करने के लिए, क्या रूल्स हैं जो उस नई ऑर्गेनाइजेशन में, नई ब्रांच में हमारे एम्प्लॉयज को फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, व्हाट इज द गोल जो हम अचीव करने वाले हैं उस नए प्रोजेक्ट के थ्रू। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसमें काम करने का क्या स्टेप बाय स्टेप तरीका होगा। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप बनाओगे उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम बस इतना याद रखना है अपन को कि प्रोग्राम क्या है, कॉम्बिनेशन है 4 चीजों का, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। फीचर्स क्या क्या है, डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो केस स्टडी अगर आएगी उसमें दिखा रहेगा तुमको कि नया प्रोजेक्ट कंपनी स्टार्ट कर रही है, उससे रिलेटेड कौन सा प्लान होगा, तो बिल्कुल आंख बंद करके प्रोग्राम आप लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो एक डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो टॉप मैनेजमेंट है एक बड़ा प्रोग्राम बनाती है, उसको सपोर्ट करने के लिए फिर छोटे छोटे प्रोग्राम्स और बनाए जाते हैं। तो ठीक है, प्रोग्रामिंग जो होती है, प्रोग्राम्स जो बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हर लेवल पे बनाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन। कोई भी नए नए प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड अपन को प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा, इंश्योर सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है, सिस्टमैटिक वर्किंग हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पहले से पता है कि क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करनी है। इंक्लूड एंटायर गैमट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब सारी एक्टिविटीज आ जाती है, कुछ भी छूटता नहीं है इसमें, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आप स्टार्ट करने वाले हो, वो सारी इंक्लूड हो जाती है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम अपन बोल सकते हैं एकदम डिटेल्ड में प्लान बनाया जाता है, ठीक है, एकदम डिटेल्ड टाइप का प्लान है जिसमें अपन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है।
लास्ट टाइम प्रोग्राम माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आर वर्कड आउट, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को भी अपन देखते हैं, दैट इज प्रोसीजर रूल्स एक्सेट्रा विद इन ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये पूरे फीचर्स का बेसिकली एक ही मतलब है, सिंपल सी बात है कि प्रोग्राम के अंदर एकदम अपन माइन्यूट डिटेल्स को कंसीडर करते हैं कि यार अगर नया मॉल बनाना है अपन को तो कितने वर्कर लगेंगे उसमें काम करने के लिए, कितने, ठीक है, अपन को मटेरियल लगेंगे, कौन कौन से स्टोर्स होने चाहिए अंदर, कितना स्टॉक होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या क्या हमारे फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या अट्रैक्टिव चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। तो सारी एकदम माइन्यूट डिटेल्स को अपन क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में, कि कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया प्रोग्राम। बस याद रखना कि 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है, OPPR, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। लास्ट हम देख रहे हैं सर बजट्स, ठीक है। बजट नॉर्मली अपन अपने घर पे भी बनाते हैं, ठीक है, घर पे भी अपनी इनकम के हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, ठीक है, कि इनकम इतनी है तो हम कितना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो नॉर्मली जो बजट होते हैं ना सर, वो न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं। अब बताओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कितना सारा काम हो रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, वर्कर्स काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो कितने सारे बजट्स बनाने पड़ते होंगे। तो बजट्स का मतलब हो गया स्टैंडर्ड। याद करो पार्ट 1 में, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी इस प्लानिंग चैप्टर के पार्ट 1 का जो वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, उसमें हमने देखा था कि जो प्लानिंग है वो हेल्प करती है स्टैंडर्ड सेट करने में कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड्स कहाँ सेट होते हैं, प्लानिंग में। तो वो बजट ही है सर, और कुछ नहीं है। जो स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे थे ना, वो क्या होते हैं, बजट्स होते हैं। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारा प्रोडक्शन साल के एंड में इतना होना चाहिए, 1 लाख यूनिट का होना चाहिए, हमारी सेल्स 5 लाख यूनिट्स की होनी चाहिए, हमारा प्रॉफिट, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो वो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना रिजल्ट्स को, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, कैसा होना चाहिए आपका बजट, न्यूमेरिकल टर्म्स होना चाहिए। अब तुम बोल रहे हो कि हमारी सेल्स ज्यादा होनी चाहिए ईयर एंड पे। अब ज्यादा का मतलब क्या होता है, समझ थोड़ी ना आएगा कि ज्यादा क्या, किसी के लिए 2 लाख भी ज्यादा है, किसी के लिए 20 लाख भी ज्यादा नहीं है, सीधी बात है ना, ठीक है। तो हमेशा किसमें एक्सप्रेस करना है आपको, न्यूमेरिकल टर्म्स में, कि सेल्स साल के एंड में 20% से इंक्रीज करना है, प्रॉफिट 10% से इंक्रीज करना है, या फिर यूनिट्स डिफाइन कर सकते हो कि इस साल का टारगेट है कि 1 लाख यूनिट अपन को मार्केट में बेचना है, ठीक है। तो जो भी बजट होगा वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं आपके, जो किसमें एक्सप्रेस होते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में, ठीक है। अब बजट 2-3 टाइप के बनते हैं। फाइनेंशियल बजट बना सकते हो कि हमारा इतना खर्चा आना चाहिए, बस अगर कोई भी काम को अपन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सपोज आप यूनिट्स बना रहे हो फैक्ट्री के अंदर किसी प्रोडक्ट के। अब ये पेन है, सपोज ये पेन कितने रुपए में बिक रहा है मार्केट में, 30 रुपीज में बिक रहा है। तो अगर आप इसकी कॉस्ट निकाल दो, ठीक है, कि आप सोच रहे हो कि यार इसकी कॉस्ट ना 20 रुपए से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, अगर 20 से ज्यादा कॉस्ट लग जाएगी तो बेच तो अपन 30 में ही पाएंगे, तो 10 रुपए से प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट का बजट बना सकते हो कि यार दिस इज द हाईएस्ट कॉस्ट दैट वी कैन अफोर्ड, इससे ज्यादा अगर कॉस्ट लगेगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो भी बजट में आ जाएगा आपका। दूसरा ऑपरेशनल बजट बना सकते हो कि वर्कर्स कितने घंटे काम करेंगे, तो स्टैंडर्ड आवर्स वगैरह जो डिसाइड करते हैं ना फैक्ट्री के अंदर कि एटलीस्ट द वर्कर शुड वर्क फॉर 8 आवर्स पर डे, तब जाके आप अपने टारगेट्स को मीट कर पाओगे। तो ऑपरेशनल बजट्स भी बनाए जाते हैं। ऐसे करके ना अलग अलग टाइप के बजट्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड। और फिर लास्ट में जब कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म होता है तो इन्हीं बजट को कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, देन डेविएशंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फिर रीजंस एनालाइज करते हैं क्या रीजंस है उस डेविएशन के। बस सिंपल बात है। तो फीचर्स क्या क्या इसके, सर्व्स एज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का काम करता है फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब ये कहां की बात कर रहा है सर, कंट्रोलिंग फंक्शन की बात कर रहा है। जब कंट्रोलिंग में एक्चुअल को कंपेयर करते हैं ना, तो ये स्टैंडर्ड्स ही वहां पे काम आते हैं। अगर स्टैंडर्ड्स बनाओगे ही नहीं, अगर बजट बनाओगे ही नहीं, तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो फ्यूचर के फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्वांटिफाई करता है कि ये टारगेट है जो हमको फ्यूचर में अचीव करना है। प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, सारे मैनेजर्स बनाते हैं बजट्स अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो प्रोडक्शन मैनेजर अपने प्रोडक्शन से रिलेटेड बजट बनाएगा, सेल्स मैनेजर सेल्स से रिलेटेड बनाएगा, फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड बजट बनाएगा। तो सब लोग अपने अपने बजट्स बनाते रहेंगे। नेक्स्ट इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम व्हिच डेविएशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो ये कंट्रोलिंग डिवाइस अगेन ये किससे लिंक कर रहा है, इसको कंट्रोलिंग फंक्शन से लिंक कर रहा है कि ये स्टैंडर्ड्स ही हैं, ये बजट वो स्टैंडर्ड्स है जो कहां काम आने वाले हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन में, जिससे हम डेविएशंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सपोज आपने टारगेट बनाया कि हमको 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है, बट साल के एंड में प्रोडक्शन हो पाया सिर्फ 80,000 यूनिट का, तो क्या आ गया, दोनों के बीच में डेविएशन आ गया 20,000 यूनिट्स का। अब आप रीजंस फाइंड आउट करोगे तो आपको रीजंस पता चलेंगे क्या क्या रीजंस है, फिर आप फ्यूचर में क्या करोगे, उन रीजंस को अवॉइड करने की कोशिश करोगे।
तो कंट्रोलिंग फंक्शन तो सर परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा ना अगर आप बजट्स नहीं बनाओगे प्लान के अंदर। तो डेली बेसिस पे बहुत सारे न्यूमरस बजट्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेल्प करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हुए सर पूरे के पूरे टाइप्स ऑफ प्लान्स और साथ ही आपका प्लानिंग चैप्टर भी यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको एकदम बढ़िया से 3 पार्ट्स में अपन ने कंप्लीट किया है सर प्लानिंग चैप्टर को। अगर तीनों पार्ट्स आपने अच्छे से देखे हैं तो आप मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लानिंग के अंदर डाउट होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं बेटा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड करने में। और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियोस को देखें। ठीक है, आगे के वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।